पुष्पेंद्र सर, ये बताइएगा, मामला तो बिल्कुल बराबरी पर छूटा है, यानी कि एक राज्य एनडीए जीता है, एक राज्य इंडिया जीता है, तो इसको इतना ज्यादा भाजपा की इतनी बड़ी जीत बनाकर दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? आवाज आ रही है पुष्पेंद्र सर आपको? हाँ, प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्ते। मलिक साहब, अमिताभ जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब और हम किसी और चैनल पे भी थे, तो बहुत सी बातें हुई हैं। और मैं शुरू करूंगा जब हमने अभी एग्जिट पोल किया था उस रोज आप ही के चैनल जी पे। जी, हाँ हाँ हाँ। तो अशोक भाई थे, भाऊ थे, और भाऊ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और उनका कहना ये था कि 100 से ऊपर महायुति नहीं जानी चाहिए। थोड़ा सा हम सब लोगों में डिस्कशन हो रहा था, और उसमें यह था कि भाई अंततः इस पे फैसला हुआ था कि टक्कर है और जीत नहीं है किसी की भी, मतलब दोनों में से कहीं भी जा सकता है। लेकिन उन सारी बातों के और सारे पत्रकारों के आकलन के बाद ये 200 से ऊपर की फिगर, वो भी 226 हो जाए, थोड़ी अप्रत्याशित है, ये समझ में ना आने वाली है। और इसको लेके मलिक साहब का और बहुत से जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं उनका मानना बिल्कुल जुदा है। लेकिन हम ये मानते हैं, मैं एक मिनट को मलिक साहब की बात को नहीं मानता एक मिनट के लिए, और ये मानता हूँ कि ये चुनाव रिजल्ट ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। तो ये क्यों हुआ? उस दिन भी जब हमारी बात हो रही थी तो हम लोग इस सवाल पे चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा के बाद इतनी बढ़िया जीत मिलने के बाद 4 महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि महायुति को इतनी सीटें मिल जाएं और सब मिल जाएं? संभव नहीं था। तो चलो उन्होंने कुछ कोर्स ऑफ करेक्शन किया, जैसे लाडली बहन का दिया, और लाडली बहन के अलावा जो ये अब इसमें थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मलिक साहब, उस दिन अशोक भाई भी थे और वो कह रहे थे कि हरियाणा की और यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। मैंने भी माना परिस्थितियां अलग हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें तो एक सी है। वहाँ हरियाणा में उन्होंने जाट वर्सेस अनदर कास्ट कर दी। यहाँ पे अगर मराठाओं ने सिर उठाया तो उन्होंने ओबीसी को आगे कर दिया। और जैसा हरियाणा में किया था कि एक एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट को उतार देना, यही उन्होंने महाराष्ट्र में किया। उस दिन भी जब हम मनी पावर की बात कर रहे थे, तो मनी पावर ये नहीं है कि आप सीधे पैसे दे दें किसी को। मनी पावर का मतलब मेरा था टोटल रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस तो उनके पास ज्यादा थे ही और है भी संसाधन। तो एक एक जगह पे कई कैंडिडेट्स को उतार देना, उन कैंडिडेट्स को फीड करना ताकि वो वापस ना लें, और सजातीय उम्मीदवार खड़े करना, ये सारी स्ट्रेटजी, जैसा अभी अमिताभ भी कह रहे थे, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, लगता नहीं था कि मतलब शरद पवार को अगर छोड़ दूं तो लगता नहीं था कि विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी हो। और यहाँ 3 धड़े अलग अलग होते हुए भी ताकत दिखाई दे रही थी। ठीक है, वहां पे झारखंड में नहीं चला, पर शायद यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे ओबीसी के लिए चल गया हो, चल गया हो। मैं एक 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 धारणा मेरी बन रही है। उसके अलावा जो उन्हें भाई लाभार्थी वाली योजनाएं थी उन्होंने भी किया हो, लाभ पहुंचाया होगा जरूर। और देखिए, जो बात अभी अमिताभ कह रहे थे, अंतिम क्षण तक लड़ने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये बात मैं कह रहा था। ये मुझे शक होता है कि क्या होगा। मैं बार बार इनका पलड़ा इसलिए भारी कर देता था क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरह ताकत लगाते हैं। और देखिए, उस दिन मैंने वार रूम की बात भी की थी आप लोगों के सामने। तो ये तो महाराष्ट्र का दृश्य होता है, जो मुझे लगता है जैसे हरियाणा में रणनीति अपनाई थी, इस बड़े राज्य में अपनाई। और जो आपका सवाल है कि भाई एक राज्य वो जीते एक राज्य ये जीते, तो ऐसा क्या हो गया? अब इसमें 2 बुनियादी फर्क है। तो महाराष्ट्र को देखिए, झारखंड से नहीं तुलना कर सकते, चाहे वो लोकसभा सीट की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, सबसे बड़ा वो फाइनेंशियल सर, कैपिटल। मैं एक बहुत सीधी सी बात सबसे बड़ी बात, कर रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त पर सबसे ज्यादा चल रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। महाराष्ट्र राज्य अडानी को चाहिए था और झारखंड बीजेपी को चाहिए था, तो अडानी साहब जीत गए, ये लोग कह रहे हैं। मेरे शब्द हैं ये। मेरे ख्याल से इस पे तो मलिक साहब बाद में कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन वो अडानी साहब को जो मैं समझ पा रहा हूँ जो चल रहा है, उसका जो सिंबल है मनी का। अडानी इस समय सिंबल बन गए हैं पूंजीवाद का, पूंजी का, एक जगह एकत्रित होने का। तो महाराष्ट्र तो आर्थिक राजधानी है, तो ये उनका आशय हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। अब हम झारखंड पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, झारखंड पे भी इन्होंने कोशिश करी। एक बहुत अच्छी बात हुई, पहले मैं कह दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कार्ड फेल हो रहा है। और इस तरह के जो जहरीले भाषण देते हो, इस तरह की बात करते हो, ऐसे राजनेताओं का विफल होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। वहां पर भी कटेंगे बटेंगे कहा गया, घुसपैठियों के लिए कहा गया,
इवन प्रधानमंत्री तक ने कह दिया, बेटी माटी की बात करी कि बेटियों को ले जाएंगे, जो आपको और हमें सभी को खराब लगा था कि प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अब वहां पे देखिए, एक तो जो मलिक साहब ने कहा, दो गलतियां गिनाई, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती वहां पर थी उनकी हेमंत सोरेन को जेल भेजना, और दूसरा बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा को पीछे तो रखा, सामने नहीं रखा, और वो रघुवर दास की जो गलतियां हुई थी वो अभी तक पूरी हुई नहीं थी। फिर हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कार्ड खेला और जो उन्हें कल्पना सोरेन का साथ मिला वो गजब था, जो कॉम्बिनेशन बना। और देखिए अभी हमारी दूसरे चैनल पे भी बात हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से कल्पना सोरेन ने बड़ी विनम्रता से सबका धन्यवाद दिया, सब दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो ढोल नगाड़े और ऐसे जैसे पता नहीं देश जीत लिया और इतने अहंकार में चूर हैं। गौरव भाटिया एक जगह बैठे हुए कह रहे थे कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं था, असल में इतनी जीत का उन्हें भी यकीन नहीं था। तो बोले कि हम तो हारी बाजी जीत जाते हैं, पहले हरियाणा और फिर यहाँ, और जो जीती बाजी हार जाए उसे कांग्रेस कहते हैं, ये वो कह रहे थे। यानी उन्हें खुद भी नहीं था कि ये इतना होगा, पर जब उनकी गाड़ी चलती है ना, जब उनका साधन चलते हैं तो फिर ऐसे ही चलते हैं। अभी अनऑफिशियली बात हो रही थी तो यूपी में भी हमने देखा अधिकारी किस तरह से विवश है काम करने के लिए, और दबी जुबान से वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड पे कोई नहीं कहेगा, पर दबी जुबान से तो सब कहते हैं। तो ये सारी बातों ने हमारे जो चुनाव है ना, उन पर सब पे एक सवालिया निशान सा लगा दिया है। और फिर से झारखंड की बात कहता हूँ कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से शिबू सोरेन की छवि अपनाई, पर मुझे भी लगता है जैसे अमिताभ कह रहे हैं, कल्पना सोरेन ने जो माहौल बनाया वो बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चाल विफल कर दी। वो चाल वही थी जो उन्होंने महाराष्ट्र में चली थी कि पार्टी को तोड़ने की, शिंदे को अलग किया, अजीत पवार को अलग किया। यहाँ भी वो चंपई सोरेन का कार्ड खेलने वाले थे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने चंपई सोरेन को अपने पाले में लिया और कोशिश करी थी कि टूट जाए, लेकिन वहां पर शायद आदिवासी अस्मिता की बात कहें या इनके साथ सिंपैथी कहें हेमंत सोरेन के साथ, वो काम हो नहीं पाया। अगर वहां भी दो पार्टी बन गई होती तो शायद ये नतीजा देखने को ना मिलता जो आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र सर, एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई दी कि झारखंड में हिंदू मुसलमान तो नहीं चला, लेकिन सर क्या लगता है, ये अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी का पहला चुनाव था जीवन का, वायनाड से चुनाव लड़ना, पहला चुनाव लड़ी और जीती, कैसे देख रहे हैं आप इसको पुष्पेंद्र सर? देखिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस परिवार ने एक अच्छी सोच थी और अच्छा किया कि परिवार के व्यक्ति को ही लड़ाया। दरअसल वहां ये किसी और को भी दे सकते थे। प्रियंका की एंट्री होनी थी, उनका डेब्यू होना था, और इससे उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी वायनाड को, क्योंकि एक सीट तो छोड़नी ही थी और रायबरेली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वायनाड को छोड़ा ये सोचिए कि ये थोड़ा सुरक्षित भी है। तो वायनाड को ये मैसेज चला गया कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरी बहन यहाँ पर आप लोगों के साथ है। क्योंकि जब वहां पे लैंडस्लाइड हुआ तो थोड़ी सी अलग तरह की खबरें आई थी कि उनका विरोध हुआ। हालांकि मुझे तो कोई ऐसा वीडियो बहुत विरोध वाला दिखा नहीं था, है ना, जब लैंडस्लाइड के टाइम पे दोनों गए थे प्रियंका और राहुल। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे थे तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी एक अच्छा काम हुआ। और जब ये संसद में आ जाएंगी, प्रियंका भी होंगी, तो डेफिनेटली कुछ वो ऐसे मुद्दे, क्योंकि जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका है वो कनेक्ट आसानी से और जल्द बनाती हैं। राहुल भारत जोड़ो यात्रा से उससे जो पहले का कालखंड है वो वाले राहुल गांधी, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी, दो अलग व्यक्तित्व हैं, पर अभी भी उनमें वो करिश्मा का अभाव दिखता है मुझे। जो बात अमिताभ सर ने कही कि वायनाड में ज्यादा ताकत झोंक दी कांग्रेस ने, अगर उतनी ताकत महाराष्ट्र में झोंकते तो शायद कुछ और बेहतर परिणाम होते। आप भी क्या इस बात से सहमत है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा ताकत झोंक दी, ज्यादा तो नहीं झोंकी, इतना जरूरी था। एक बार गए, दो बार गए हैं, वाड्रा वहां पे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कम ताकत झोंकी, महाराष्ट्र में कम दम लगाया, ये मैं अभी कहूंगा। फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से देखें तो दोबारा कहूंगा कि शरद पवार ने सोची समझी रणनीति से प्रचार किया, इश्यूज को उठाया, इन्होंने नहीं उठाया। ये अपने नैरेटिव में संविधान की किताब तो कहते रहे पर आरक्षण को नहीं बोला। आप याद करिए, जब लोकसभा का नैरेटिव था तो उसमें था कि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करेंगे, वहां पर वो नहीं बोल पाए क्योंकि वो बंधे हुए थे। कहीं पे मराठा आरक्षण की बात थी, कहीं ओबीसी की बात थी, तो वो जब स्पष्ट नहीं होंगे, जैसा अभी अमिताभ ने कहा कि जब उन्होंने लाडली बहन योजना आरंभ की तो आप कंफ्यूज थे, पहले आप उसका विरोध करते, फिर आप अपने मैनिफेस्टो में 3000 की बात ले आते। तो ये जो आपकी अस्पष्टता है ये नुकसान पहुंचाती है। लेट डिसीजंस,
ऑलवेज। और हम्म दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कांग्रेस में, कि जो हम्म टॉप लेवल सोच रहा है और जो नीचे का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, एक तो वो वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि आप कई हम्म राज्यों में सत्ता से इतने दिन से बाहर हैं कि आपके कार्यकर्ता तो छिटक छिटक के चले गए, थोड़े बहुत पदाधिकारी नेता बचे हैं, उनका कम्युनिकेशन वहां तक जाता ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में आप एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से बात कर लो और नड्डा जो स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट वो देगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए सही नैरेटिव बनते नहीं है। लोकसभा के हम्म टाइम पे आपने सही नैरेटिव बनाया, पर जैसा अभी और चैनल्स हम्म पे चल रहा था कि भाई कुछ सीटें और आ सकती थी और शायद भारतीय जनता पार्टी को 240 भी ना आती, अगर यही मैनेजमेंट हम्म माइक्रो मैनेजमेंट किए गए होते या उस समय सवाल उठाए गए होते, तो ये सारी हम्म बातें ठीक हो सकती थी। ये सारी बातें ठीक हो सकती थी। तो बहुत सारी, अब जैसे एक इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। अब कल जब पोलिंग हुआ कुंदरकी का और सीसामऊ का, उसके हम्म बाद में मुसलमानों ने एक बात कही है, मलिक साहब आप भी इस पर रिएक्ट करिएगा बाद में। उन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव को घेरा और ये कहा कि हम्म जब रामपुर में दोनों उपचुनाव हुए तो मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया। अगर उसी समय से सपा आला कमान या विपक्ष मिलजुल कर एक जोरदार आवाज उठाते तो शायद इस उपचुनाव में ये नौबत नहीं आती। तो सेम विद कांग्रेस, आप हम्म नैरेटिव देर में तय करते हैं, आपकी बात होती नहीं, आपकी टीम वहां होती नहीं है, आपके कार्यकर्ता जाते नहीं, बूथ पे आपके लोग नहीं होते। तो जब एक जीत हो गई थी लोकसभा की, जैसा इताब ने कहा, भाई बीजेपी तो 24 घंटे 24x7 लगी रहती है। हम्म और मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाई पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या यात्रा करते हैं, वो तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि कई कई दिन गायब हो जाते हैं बीच में से, कई कई दिन बीच में से आप देखिए ना कि गायब हो जाते हैं। तो आप फिर आरोप लगाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आप कुछ ऐसा तो करिए, उन्हें मजबूर कर दीजिए ना देने के लिए। क्यों नहीं मजबूर हम्म करते उन्हें? जब आप कोई अच्छे मुद्दे उठाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे देने के लिए। अब अडानी हम्म को नहीं छापना चाहते थे, पर अडानी पे ऐसी चीज आई तो सारे ने छापा ना, सबने लीड बनानी पड़ी ना सबको। तो आप भी ऐसा कुछ करो कि वो मजबूर हो जाए। भाई ये तो आप जानते हैं, आपके पास भी हम्म स्ट्रेटजीज है। आप अगर मोदी पे ये आरोप लगता है कि वो सुर्खियां हेडिंग जो है मैनेज करते हैं, तो आप भी हम्म करिए। इतने दिन में तो सीख जाना चाहिए था ना, कम से कम काउंटर तो करेंगे। हम्म आप अपने विरोधी के प्लस माइनस जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो वीकनेसेस है वो जानते हैं, तो आप भी करिए जैसे वो आपकी जानते हैं। आप भी उसको स्टडी कर चुके हैं, आप भी कुछ ऐसे ही करिए। उन्हीं दिनों पे करिए जिन दिनों उनकी लीड बननी हो। ये सारी चीजें आप 10 साल से देखते आ रहे हैं कि हर हम्म महत्वपूर्ण दिन को उन्होंने कहीं ना कहीं बदल दिया। अगर इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर था तो उसे सरदार पटेल की तरफ कर दिया। इंदिरा गांधी जी की जो खबरें बड़ी छपती थी वो इतनी छपने लगी। सो हम्म अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको भी उतनी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद एसी में जाके मत बैठ जाइए, सिर्फ ट्विटर हैंडल पे मत रहिए। ये सारी चीजें, इसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरना पड़ेगा। अभी कांग्रेस कार्यकर्ता में जो थोड़ा सा जोश लोकसभा से आया वो हरियाणा से फुस हो गया। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा और फिर वहां पर भी आप क्षत्रपों पे, चाहे वो हम्म कुमारी शैलजा थी या हुड्डा जी थे, वो बातें दीगर है मलिक साहब, बाकी बातें भी। लेकिन ये तो सही है कि आप उन दोनों को मिला के बिठा तो नहीं पाए थे ना। हम्म एक स्टेज पे आई, उसके बाद नहीं आई शैलजा। तो हम्म ये सारी बातें को मैनेज तो आपको करना ही पड़ेगा और लेकिन आपको सर इस अपना तरह की बिल्कुल। अंदर की खटपट तो इस बार महायुति में ज्यादा दिखाई दे रही थी एज कंपेयर टू महाविकास आघाड़ी। खैर देखिए देखिए मैं पुष्पेंद्र सर मानता हूँ, केपी मैं हाँ केपी मानता हूँ मलिक सर दिखाई की दे बात। रही थी, उन्होंने उसे हम्म निकाला भी। लेकिन आप एक बात बताइए कि हम्म कान पकड़ के उन्होंने फडणवीस को कहा कि तू डिप्टी सीएम बन जा, तो बना ना। हम्म हम्म आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। आपके यहाँ तो गहलोत आला कमान से मिलने तक नहीं आते बुलाने के बाद। तो हम्म ये फर्क है, यही फर्क है कार्य संस्कृति का, जिससे आपको हम्म नुकसान हो रहा है। तो आपको जी कैप सही नैरेटिव और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, हम्म 2027 के लिए भी और 2029 के लिए भी। अगर आप अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो नुकसान होगा। और अभी बहुत हम्म समय है, उनकी एज बहुत है ना, हम्म उनके लिए बहुत एज है, अभी बहुत मौके हैं विपक्ष के हम्म पास। चाहे हम्म वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल हो, इनके पास एज। अब देखिए ना, अभी आपने जोड़ी की बात की थी, तो हम्म मुझे याद आ गया कर्नाटक, सर ये ताना सिद्धरमैया दे जी रहे हैं थे। आप विपक्ष को कि जख्म पर मलहम नहीं लगा रहे हैं बात बोल के कि अभी नहीं, उनके पास बहुत मैं वक्त। मैं मरहम ही लगा रहा हूँ। जब परीक्षा में कोई फेल हो जाए छात्र, तो उससे कहते हैं कोई बात नहीं अगली बार चल। और ऐसी जोड़ी बना हम्म जैसी कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की है, हम्म और हम्म तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी ने जो किया। अगर ये लोग कर सकते हैं, ये लोग परिस्थितियां बदल सकते हैं, तो आप क्यों राइट नहीं कर राइट सकते?